नारी सुंदरता और प्रकृति सुंदरता कविताओं में हमेशा से वर्णन का केंद्र रहे हैं। ऑड टू ऑटम के पहले स्टेंजा में जॉन कीट्स ने प्रकृति की सुंदरता का जबरदस्त चित्रण किया है। कोहरे से लेकर सूर्य और आटम की दोस्ती, फिर इनका षड्यंत्र, कोहड़ा, अंगूर की लताएं, सेब, अखरोट, फूलों से मधुमक्खियों का मधु बनाने का वर्णन रीडर को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैं हूं इम्तियाज़ अहमद, यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑड टू ऑटम कविता के सेकेंड स्टेंजे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस स्टेंजा में जॉन कीट्स ने ऑटम को एक नारी के रूप में पेश किया है। उनका ऐसा करने का मकसद ये है कि ऑटम को एक नारी की तरह सुंदरतम दिखाया जाए। इस कंपैरिजन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये पहला जो चित्र है ऑटम का चित्र है, जहाँ ऑटम की सुंदरता अपनी छटा बिखेर रही है। और जैसा कि आपने समझा कि ऑटम की तुलना नारी से हुई है, तो दूसरे चित्र में एक नारी है जो ऑटम की तुलनात्मक आकृति है। कहीं भी अगर बात ऑटम की आएगी या फिर नारी की आएगी तो हम ये समझेंगे कि नारी से मतलब ऑटम, ठीक है, जिसके लिए कवि ने कविता के अंदर यू शब्द का यूज़ किया है, THEED, डी का मतलब तुम। आइए जायजा लेते हैं ऑटम के अंदर होने वाले क्रियाकलापों का। मेन एक्टिविटीज ऑफ ऑटम, ऑटम के अंदर के मुख्य कार्य। ऑटम फसलों की कटाई का मौसम होता है। जिन कामों का वर्णन जॉन कीट्स ने इस स्टेंजा में किया है, मैंने उन्हें चित्र में दर्शाने की कोशिश की है। पहला जो चित्र है ये रीपिंग का चित्र है। रीपिंग का मतलब होता है कटाई, फसलों की कटाई, जहाँ एक रीपर फसलों की कटाई कर रही है। दूसरा जो चित्र है ये ग्लीनिंग का चित्र है, जिसमें मशीन के द्वारा ग्लीनिंग का कार्य अर्थात अनाज को इकट्ठा करने का कार्य किया जा रहा है। तीसरा जो कार्य है विनोविंग, विनोविंग समझना होगा। धान की ओसाई होती है, जिसमें हम लोग एक बर्तन के अंदर धान को रख करके हवा के अंदर लहराते हैं और हवा के झोंके से धान के अंदर के जितने सारे गर्दो गुबार होते हैं वो दूर चले जाते हैं, है ना, और स्वच्छ धान हमारे नज़दीक गिर जाता है। तो इसे विनोविंग कहते हैं, ओसौनी बोल लेंगे, ठीक है। ये मौसम जो होता है फलों का मौसम होता है। सारे फल पक जाते हैं, अनाज हो जाते हैं। फलों के और अनाजों के सुगंध से मौसम जो है भीना भीना हो जाता है और लोगों पर एक मदहोशी तारी हो जाती है। लोग ड्रॉज हो जाते हैं, उन्हें झपकी आने लगती है। अगला जो सीन है ये ड्रॉजिंग का सीन है, जहाँ कोई एक फीमेल नशे में मदहोश है, ड्रॉज्ड है, ठीक है। अंतिम जो दृश्य है इसमें ये साइडर प्रेसिंग का चित्र है, जिसमें साइडर प्रेस जो है ना, ये जूस निकालने की मशीन होती है, जिसमें से हम एप्पल वगैरह के जूस निकालते हैं। तो यहाँ पर साइडर प्रेस से एप्पल के जूस निकालने का काम चल रहा है। ये मुख्य कार्य हैं ऑटम के अंदर होने वाले, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि इस स्टेंजे के अंदर हमें पढ़ना क्या है। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। आइए पढ़ते हैं दूसरे स्टेंजे की पहली पंक्ति। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर। इस पंक्ति में 3 शब्द ऐसे हैं जो एंशिएंट इंग्लिश के वर्ड हैं। पहले हम उनको समझ लेते हैं। हैथ का मतलब होता है, आजकल हम इसके लिए हैज़ लिखते हैं। दी के लिए यू का प्रयोग होता है। एमिड बीच में, एमिड्स का रूप है। ऑफ्ट का मतलब होता है अक्सर। स्टोर का मतलब होता है अन्नागार, अनाज रखने की जगह, ठीक है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट, तुम्हें अक्सर किसने नहीं देखा है। एमिड द स्टोर,
तुम्हारे अनाज भंडार के बीच में। अटम को एडेस करके किड्स कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अनाज भंडार के बीच में, अन्नागार के बीच में किसने नहीं देखा है। समटाइम्स हुईवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर। अब इन पंक्तियों में दो शब्द आप समझ लीजिए। पहला है सीक, मतलब खोजना, ठीक है। एब्रॉड का मतलब वैसे तो होता है विदेश, लेकिन किड्स ने इसका प्रयोग काउंट्री साइड के लिए किया है, देहातों के लिए किया है। ग्रेनरी का मतलब होता है गोदाम, ग्रेनरी का मतलब होता है गोदाम। अब फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ठीक है। अब देखते हैं, समटाइम्स हुईवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, जो कोई तुम्हें बाहर ढूंढता है। आप चलो चित्र के अंदर। पहला चित्र जो है ये दर्शा रहा है कि एक व्यक्ति अटम को कहीं कहीं ढूंढता फिर रहा है, और अटम जो कि एक महिला के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है कविता में, ये अन्नागार के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। अब पंक्ति को समझते हैं। समटाइम्स हुईवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, जो कोई तुम्हें बाहर ढूंढ फिरता है, जो कोई तुम्हें बाहर ढूंढता फिर रहा है, मे फाइंड, वह तुम्हें पा सकता है। कहाँ पा सकता है? दी सिटिंग केयरलेस, तुम्हें अचेत बैठा हुआ पा सकता है। कहाँ? ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, गोदाम के फर्श पर। इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद इस तरह से हुआ, किसने तुम्हें तुम्हारे अन्नागार के बीच में नहीं देखा है, जो कोई तुम्हें बाहर ढूंढता फिर रहा है, वह तुम्हें तुम्हारे गोदाम के फर्श पर अचेत बैठा हुआ पा सकता है, ठीक है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग वाइंड, समझना होगा। सॉफ्ट लिफ्टेड का मतलब होता है आराम से ऊपर उठना, लहराना, ठीक है। हेयर का मतलब बाल, जुल्फ। ये विनोविंग आप समझो, धान की ओसौनी करते समय जो हवा का झोंका बनता है उसे हम विनोविंग कहते हैं, ठीक है। किड्स कहते हैं कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, तुम्हारी जुल्फें, तुम्हारे बाल लहराते हैं, ऊपर उठते हैं। कैसे? बाय द विनोविंग वाइंड, ओसौनी के हवा के झोंके से। ओसौनी के हवा के झोंके से तुम्हारे बाल नरम तरीके से, मुलायम तरीके से, सॉफ्ट लिफ्टेड, हवा में लहराते हैं, ठीक है। या तो ऐसा होता है, या फिर और ऑन हाफ रिप्ड फरो। हाफ रिप्ड का मतलब होता है आधा कटा हुआ, ठीक है। फसल जो आधी कटी गई है, ठीक है। फरो का मतलब वैसे तो इसका होता है हल रेखा। किसान जब हल चलाता है तो उसके हल से ज़मीन में जो गड्ढा बनता है उसको हम लोग फरो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ फरो शब्द का प्रयोग जॉन किट्स ने पराली के लिए किया है। पराली क्या होता है समझो, जब धान की कटाई होती है तो रीपर जो है धान को काटता जाता है और एक तरफ उसको सजाता जाता है, उसे हम पराली कहते हैं, फरो कह लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोविंग वाइंड, ओसौनी के हवा के झोंके से तुम्हारे बाल लहराते हैं, और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो, या फिर आधा कटे हुए पराली के ऊपर, फरो के ऊपर तुम क्या हो जाती हो? साउंड एस्लीप, गहरी नींद में सो जाती हो। देख लो चित्र में, देखो ये पहला जो दृश्य है वो ऑटम के सॉफ्ट लिफ्टेड हेयर को दिखा रहा है, लहराती हुई लहरों को, है ना। चूँकि महिला से कंपैरिजन किया गया है ऑटम का, अगर ये महिला दिख रही है औरत, तो ये कौन है? तो ऑटम है। अब ऑटम की जुल्फ़ें लहरा रही हैं। दूसरे दृश्य में ऑटम जो है कटाई करते समय जब ड्रॉज हो जाती है, साउंड एस्लीप होकर के कहाँ सो जाती है? फरो के ऊपर, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपके मस्तिष्क में ऑटम का फिगर बन रहा होगा, ठीक है।
आइए चलते हैं अगली पंक्तियों की ओर। इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले पंक्तियों के अंदर जो शब्द आए हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं। ड्रॉज्ड का मतलब होता है मदहोश, नशे में चूर, ठीक है। फ्यूम का मतलब होता है सुगंध, और पपीज जो है एक प्रकार का फूल है जिससे अफीम तैयार किया जाता है, और इस पपीज को मैंने चित्र के अंदर दर्शाया, आप ध्यान से देख लो, ठीक है। अगला वर्ड है हुक। धान की कटाई या गेहूं की कटाई करते समय जो लोहे का औजार बनता है उसे हुक यानी कि हंसिया कहा जाता है। ये हंसिया है, ठीक है। स्पेयर्स का मतलब होता है सुरक्षित कर देना यानी कि छोड़ देना। स्वैथ का मतलब होता है क्यारी, ठीक है। ट्विंड का मतलब खिला हुआ। अब पढ़ते हैं पंक्ति को। तुम पराली पर सो जाती हो, इसके पहले आपने पढ़ा था। ऐसे सो जाती हो जैसे ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज। ऐसे सो जाती हो जैसे पपीज के सुगंध से मदमस्त हो गई हो, मदहोश हो गई हो, नशे में चूर हो गई हो। और जब तुम नशे में चूर हो गई हो तो क्या होता है कि वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ, तब तुम्हारा जो हंसिया है वो अगली क्यारी को एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और उसके सारे खिले हुए फूलों को स्पेयर कर जाता है, सुरक्षित कर जाता है, अर्थात उन्हें काटना भूल जाता है। आप देख लो ये क्यारियाँ पड़ी हुई हैं, ऑटम जो है इन्हें काटना भूल गई है, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप स्टडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। पहले शब्दों को समझ लेते हैं। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, ग्लीनर का मतलब होता है अनाज या फल इकट्ठा करने वाला, दाऊ का मतलब हुआ तुम, कीप का मतलब रखना, ठीक है। स्टडी का मतलब सतत रूप से, लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, एक्रॉस का मतलब के पार, और ब्रूक का मतलब होता है नदी नाला, झरना, सरिता, ठीक है। अब इसी के साथ चित्र को भी समझ लेते हैं। ये पहला जो चित्र है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें एक रीपर जो है अनाज को इकट्ठा कर रही है, ठीक है। दूसरे चित्र में ऑटम जो है सर पर अनाज के गट्ठर को लाद करके ब्रूक को पार कर रही है, सरिता को पार कर रही है, ठीक है। अब समझते हैं पंक्तियों का अर्थ। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप, और कभी कभी तुम एक ग्लीनर की तरह, फल इकट्ठा करने वाले की तरह फल इकट्ठा करते हो या फिर अनाज इकट्ठा करती हो, फिर उसका गट्ठर बनाती हो, और गट्ठर बना करके एस्टीडी दाई लेडन हेड, सतत रूप से अपने सर पर लाद कर एक्रॉस अ ब्रूक, नदी नाले को पार करती हो, सरिता को पार करती हो। चित्र आपको समझने में बड़ी मदद दे रहा होगा, ठीक है। आइए स्टेंजे की दो अंतिम पंक्तियों को पढ़ लें। इस स्टेंजा में आपने देखा कि कभी ऑटम ग्रेनरी फ्लोर के फर्श पर बैठी है और कोई उसे बाहर ढूंढ रहा है। कभी विनोविंग वाइन से उसकी जुल्फ़ें लहराती हैं, कभी पपीज से उस पर मदहोशी छा जाती है, तो कभी ऑटम हाफ रिब्ड फरो पर सो जाती है, कभी सर पर अनाज के गट्ठर को लादकर नदी नाले को पार करती है, ठीक है। अब इन अंतिम पंक्तियों को समझते हैं। सबसे पहले आप चित्र देखो, ये एक साइडर प्रेस का चित्र है जिसमें एप्पल के जूस निकाले जा रहे हैं, ठीक है। और साइडर प्रेस मतलब जूस निकालने की मशीन, ठीक है। पेशेंट का मतलब होता है रोगी, लुक माने दृष्टि, नज़र, वाचेस्ट का मतलब ध्यान से देखना, ऊजिंग का मतलब टपकना, रिसना, आवर्स बाई आवर्स, देर तक, ठीक है।
तो जब हम लोग जूस निकालते हैं तो देखते हैं कि जूस का अंतिम ड्रॉप निकल आए। जॉन किट्स कहते हैं, और बाय अ साइडर प्रेस, या फिर एक साइडर प्रेस में जूस निकालते समय तुम क्या करती हो? विद पेशेंट लुक, एक रोगी के नेत्रों से देखती हो। दाउ वॉचेस, तुम ध्यान से देखती हो। किसको? द लास्ट ऊजिंग्स, अंतिम टपकते हुए बूंदों को, आवर्स बाय आवर्स, देर तक। जॉन किट्स कहते हैं कि जूस निकालते समय साइडर प्रेस से गिरते हुए जूस के कतरों को आप देर तक ध्यान से देखती हो। सोच है कि अंतिम कतरा भी जूस का निकल आए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्टेंजा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर स्टेंजा आपको समझ में आ गया, आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना नहीं भूलें। फिर मिलता हूँ तीसरे स्टेंजे को लेकर के अगले क्लास में। खुदा हाफिज़, अलविदा।